नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिनमें हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम आदि का अध्ययन कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों का इसका लाभ मिल सके। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया की परिभाषा होती है जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस शब्द के माध्यम से या वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे करने या होने। करने या होने में क्या अंतर है? करने का मतलब यानी जहाँ कोई कार्य हो रहा है, जहाँ कोई कार्य किया जा रहा है, जहाँ कोई कार्य किया जा रहा है। मतलब हम सेंटेंस देख लेते हैं कि कोई कार्य किया जा रहा है, यानी किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता है, किसान खेत जोतता है। तो ये क्या हो रहा है? कार्य किया जा रहा है, जोतने का कार्य किया जा रहा है। ये तो हो गया किसी कार्य का करना। और होने का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम सेंटेंस के माध्यम से ही समझते हैं कि सूर्य निकल रहा है। क्या? सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया होना। ये क्या हो रहा है? ये स्वतः हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सूर्य निकल रहा है तब भी क्रिया हो रही है, किसान खेत जोत रहा है तब भी क्रिया हो रही है। तो इसके हम और उदाहरण देख लेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे खेलना, हंसना, गाना, दौड़ना, पढ़ना। ये सब क्या हैं? ये सब क्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। खेलना, हंसना, गाना, दौड़ना, पढ़ना, ये क्या है? इनको हम क्रिया कहते हैं। क्योंकि क्रियाएं क्यों हुई? क्योंकि इन सभी में क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, कार्य किया जा रहा है या कार्य हो रहा है। खेलना भी क्या है? एक क्रिया है, यानी कार्य किया जा रहा है। हंसना में भी कार्य हो रहा है, गाने में भी कार्य हो रहा है और दौड़ने में भी कार्य है। कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम क्रिया कहेंगे। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अगला शब्द आता है हमारा धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो धातु होती है, संस्कृत में हम क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत में हम क्रिया को धातु कहते हैं। तो धातु क्या होती है? जैसे ये सब जो हमने देखे थे, हंसना, खेलना, पढ़ना, यानी अगर इनमें क्या मूल रूप क्या होती है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? हंसना का क्या मूल रूप क्या बनेगा? हंसना का मूल रूप क्या बनेगा? हंस। पढ़ना का मूल रूप क्या बनेगा? पढ़। खेलना का मूल रूप क्या बनेगा? खेल। खेलना का मूल रूप क्या बनेगा? खेल। और रोना का मूल रूप क्या बनेगा? रो। इसी प्रकार से तो ये क्या होगा? इन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु में कोई प्रत्यय जोड़ने पर या ना प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाता है? क्रिया बन जाती है। संस्कृत में धातु में ना प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाती है? वही हिंदी में आकर क्रिया बन जाती है। संस्कृत के धातु में प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। हंस में हमने क्या ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? हंसना। हंसना क्रिया बन गई। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो विभिन्न पुस्तकों में आपने देखा होगा, विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से क्रिया के बहुत से भेद
बताए जाते हैं। उसी प्रकार से हमने समझने की कोशिश की है कि क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। तो क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। मूल क्रिया, क्रिया को कितने भागों में बांट सकते हैं? मूल क्रिया और यौगिक क्रिया दो भागों में बांट सकते हैं। मूल क्रिया को हम मौलिक क्रिया भी कह सकते हैं। मूल क्रिया को हम मौलिक क्रिया भी कह सकते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम धातु कहते हैं। जिसे हम धातु कहते हैं वही हमारी क्या होती है? मूल क्रिया होती है। और यौगिक क्रिया कैसे बनती है? यौगिक क्रिया धातु में प्रत्यय जोड़ करके या संज्ञा सर्वनाम जोड़ करके या और यौगिक क्रिया बनाई जाती है। तो यौगिक क्रिया का जो विभाजन किया जाता है वो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? यौगिक क्रिया को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से बांट सकते हैं? यौगिक क्रिया का विभाजन कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाओं, इस प्रकार हम 3 प्रकार से यौगिक क्रिया का विभाजन कर सकते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। उसके बाद सकर्मक क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इस समय केवल हम विभाजन देख रहे हैं, आगे हम इन सब का विश्लेषण देखेंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया। अब क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर क्रिया को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो अर्थ के आधार पर भी हम क्रिया को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग? अर्थ के आधार पर कौन कौन से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है? क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया, ये अर्थ के आधार पर क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो अन्य क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? अन्य क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? अन्य क्रियाओं में आती है पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक। यानी पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक क्रिया, इन सभी का अध्ययन हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्म के आधार पर क्रिया। तो हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये डेफिनेशन देखकर बच्चा डर जाता है कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे? और अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये बात बच्चों को कन्फ्यूजन में डाल देती है। ये बात बच्चे नहीं समझ पाते कि हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को किस प्रकार से समझेंगे। तो हमें इस परिभाषा पर नहीं जाना है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है इस शब्द को। किसे देखना है? इस शब्द को देखना है। सकर्मक, सकर्मक। तो सा का मतलब क्या होता है? साथ। सा का मतलब क्या होता है?
साथ। और कर्म का मतलब तो सभी समझते होंगे, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म। यानी साथ है कर्म जिसके, साथ है कर्म जिसके, तो वो क्या हो गया? सकर्मक। वो क्या हो गया? सकर्मक। क्या हो गया? सकर्मक। दूसरा क्या है? अकर्मक। दूसरा शब्द क्या है? दूसरी क्रिया कौन सी है? अकर्मक। तो अकर्मक, इसको भी हम शब्द के माध्यम से समझेंगे या नाम के माध्यम से समझेंगे। आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब क्या होता है? नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और कर्म का मतलब कर्म, अर्थात नहीं है कर्म जिसके साथ, यानी जिसके साथ कर्म नहीं है उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। और जिसके साथ कर्म है उसे क्या कहेंगे? सकर्मक। बहुत ही साधारण सी बात है, आप एकदम से समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए, जैसे सकर्मक में राम राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसमें हम कैसे जानेंगे ये सकर्मक है या अकर्मक है? इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये सकर्मक है, खाता है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक है? तो कैसे जानेंगे? इसके लिए हम देख लेंगे, एक नियम बनता है कि हमें क्या करना है, क्या हमें प्रश्न करना है। हमें क्या करना है? प्रश्न करना है। हमें क्या करना है? प्रश्न करना है। क्या और किसको से प्रश्न करना है। क्या खाता है, किसको खाता है? हमें क्या प्रश्न करना है? क्या खाता है या किसको खाता है, यानी जो क्रिया है उससे हमें प्रश्न करना है। राम आम खाता है, जब हम प्रश्न करेंगे क्या खाता है तो आपको आंसर आ रहा है कि आम खाता है। जहाँ हमें क्या मिल रहा है? जहाँ हमें आंसर मिल रहा है किसको खाता है? आम को खाता है। जहाँ हमें आंसर मिल रहा है वहाँ क्या होगी? वहाँ होगी सकर्मक क्रिया। और भी उदाहरण देख सकते हैं। रमेश निबंध लिखता है। रमेश निबंध लिखता है या लिख रहा है। रमेश निबंध लिखता है। क्या लिखता है? क्या लिखता है? एकदम आंसर आ रहा है। निबंध लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास कुछ भी लिख रहा है, यानी निबंध लिखता है। या पत्र लिखता है। तो क्या लिख रहा है? रमेश निबंध लिख रहा है या पत्र लिख रहा है, एकदम आंसर मिल जाता है। तो यहाँ जहाँ आंसर मिल जाएगा वहाँ कौन सी क्रिया होगी? वहाँ होगी हमारी सकर्मक क्रिया। वहाँ कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। वहाँ कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और जहाँ आंसर क्या और किसको प्रश्न करने पर आंसर नहीं मिलता वहाँ कौन सी क्रिया होगी? वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद भी कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो आपने क्या एक सेंटेंस दिया हुआ है पूरा और आपने इसको क्लियर कर दिया। और कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि सेंटेंस नहीं दिया हो, क्या दिया है? केवल शब्द दे दिया जाता है एक, जैसे खेलना है। जैसे आपको दे दिया कि खेलना, कि खेलना में कौन सी क्रिया है, या लिखना में कौन सी क्रिया है, या पढ़ना में कौन सी क्रिया है। जहाँ आपको सेंटेंस नहीं दिया है, केवल शब्द दिए हैं, तब आप कैसे पता करेंगे? तब भी आप उसी नियम से पता करेंगे। आप प्रश्न कीजिए, खेलना, क्या खेल रहा है, किसको खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो खेल ही रहा होगा। यानी हमें एकदम तुरंत, हमारे दिमाग से एकदम तुरंत आवाज़ आ जाती है, एकदम हमें आंसर मिल जाता है। हमने पूछा कि बच्चा क्या खेल रहा है, यानी क्या खेल रहा है, कोई भी सेंटेंस नहीं है, हमने खेलना के लिए ही बोला क्या खेल रहा है, तो एकदम आवाज़ आएगी क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा, यानी आंसर मिल गया। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? निबंध लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, जीवनी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, रिपोर्टाज लिख रहा है, कुछ ना कुछ तो लिख रहा है, यानी आंसर मिल रहा है। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है, एकदम हमें आंसर मिल रहा है। एकदम आंसर मिल गया? नहीं मिल गया? सभी का हमें आंसर एकदम मिल रहा है, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आ जाती है, एकदम आवाज़ आंसर मिल जाता है। इसका मतलब इनमें क्या है? ये सभी क्या हैं? सकर्मक क्रियाएं हैं।
अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक में अंतर किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा अकर्मक। नेक्स्ट क्या आएगा अकर्मक। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अकर्मक जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें भी आप किसी परिभाषा को नहीं देखेंगे, किस पर चलेंगे, शब्द पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, शब्द पर। अकर्मक यानी कर्म नहीं है जिसके साथ, यानी कर्म जिसके साथ नहीं है वो क्या है, अकर्मक है। तो आप उदाहरण से समझेंगे। इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं। बच्चा रात में रोता है। बच्चा रात में रोता है। तो रोता है कौन सी क्रिया है, हमें क्या बताया, हमारा नियम क्या है, हमें क्या करना है, प्रश्न करना है। क्या करना है, प्रश्न करना है। बच्चा क्या रोता है, क्या रोता है, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। बच्चा क्या रोता है, आंसर आ रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया। अच्छा देखो, कुछ बच्चे कहते हैं कभी कभी कि हमें तो आंसर मिल रहा है, रोता है, क्या रोता है, बच्चा रोता है। वैसे ये इसका आंसर नहीं है, क्या नहीं रोता। अगर पूछता कौन रोता है, अगर पूछता कौन रोता है तब हमें आंसर मिलता, कौन रोता है तब इसका आंसर बच्चा होता। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिद करते हैं कि नहीं, हमें तो क्या रोता में ही बच्चा समझ में आ रहा है कि बच्चा रोता है। तो भी आप किससे क्लियर करेंगे, फिर आप इस डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। कैसे, ये क्या कह रहा है कि इसका रोता है का फल कहाँ पड़ रहा है, बच्चा पर। कहाँ पड़ रहा है, बच्चा पर। तो बच्चा क्या है, बच्चा क्या है हमारा, कर्ता। बच्चा क्या है हमारा, कर्ता। और इसकी परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा भी कह रही है जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। वहाँ कौन सी क्रिया होगी, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। तो इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। इसके बाद कुछ बच्चों का प्रश्न ये उठता है, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि जैसे राम आम खाता है, इसमें भी 3 शब्द आए थे। राम आम खाता है या राम रोटी खाता है, इसमें भी 3 शब्द आए थे। और बच्चा रात में रोता है, इसमें भी 3 शब्द आ रहे हैं। तो ये रात में क्या है, ये रात में कर्म है क्या। कुछ कहते हैं कि ये रात में कर्म है, ये रात में कर्म है, लेकिन रात में कर्म नहीं है, रात में कर्म नहीं है। क्यों रात में कर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कारक तो पढ़े होंगे ना, आपने कारक पढ़े होंगे। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह होता है को। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, रात में। यहाँ क्या आ रहा है, रात में। मैं कौन सी विभक्ति का चिन्ह है, मैं कौन सी विभक्ति का चिन्ह है, मैं किसका चिन्ह है, अधिकरण का। किसका चिन्ह है, अधिकरण का चिन्ह है। किसको दर्शाता है, ये समय और स्थान को दर्शाता है। रात क्या है, समय है, रात क्या है, समय है। तो इसलिए यह कौन सा कारक है, इसमें रात में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। इसलिए कर्म तो यहाँ है ही नहीं, इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए यहाँ ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। या परिभाषा से समझ लीजिए, अकर्मक सकर्मक शब्द से समझ लीजिए, या जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े कर्ता पर पड़ता है, इससे समझ लीजिए। सभी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। और सेंटेंस देखते हैं हम, और उदाहरण देखते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो इसमें उड़ती है में कौन सी क्रिया है, चिड़िया आकाश में उड़ती है में कौन सी क्रिया है, उड़ती है में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। आप कहेंगे कैसे, आप प्रश्न करके देखिए, क्या उड़ती है, क्या उड़ती है भाई, क्या उड़ती है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर आप करेंगे कौन उड़ती है, कौन उड़ती है, तब चिड़िया आंसर आएगा। क्या उड़ती है तो आंसर चिड़िया नहीं होगा।
क्या उड़ती है तो चिड़िया आंसर नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कौन उड़ती है तब चिड़िया आंसर आता है, इसलिए इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। फिर भी कुछ बच्चे अगर कहते हैं कि हम क्या उड़ती है से हमारा आंसर चिड़िया आ रहा है, तो आप नियम लगा कर देखिए कि उड़ती है का क्या कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। उड़ती है क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, चिड़िया पर पड़ रहा है। तो चिड़िया क्या है, करता है, ये कर्म नहीं है, क्या है, ये करता है। तो इसलिए जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अगला भी और भी देख लीजिए, जैसे आकाश में आ रहा है, आप कहें कि आकाश में क्या है, आकाश में क्या है, आकाश में कर्म है क्या, तो आकाश में कर्म नहीं है, ये क्या है, आकाश में का चिन्ह आ रहा है, इसलिए इसमें क्या है, इसमें भी अधिकरण कारक है। क्या है, में आकाश में अधिकरण कारक है, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, स्थान को दर्शा रहा है। जहाँ समय और स्थान को दर्शाता है वो अधिकरण कारक में समय और स्थान को दर्शाता है, इसलिए आकाश में अधिकरण कारक है। तो चिड़िया आकाश में उड़ती है में क्या है, अकर्मक क्रिया है। इसके बाद हम और भी समझ लेते हैं कि मान लो सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, हमें केवल शब्द दिया हुआ है। जैसे हमें दे दिया रोता यानी रोना, हंसना, उड़ना, रोना, हंसना, उड़ना, दौड़ना, कि इनमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो इसको हम देखेंगे, क्या रो रहा है, क्या रो रहा है, आप प्रश्न कीजिए क्या रो रहा है, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं रो रहा, नहीं आंसर मिल रहा। क्या हंस रहा है, आंसर मिल रहा है, क्या हंस रहा है, कौन हंस रहा है से आंसर मिलेगा, कौन रो रहा है से आंसर मिलेगा, लेकिन क्या से आंसर नहीं मिलेगा। क्या उड़ रहा है, आंसर नहीं मिलेगा, क्या दौड़ रहा है, आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ कौन सी क्रिया है, हमें जब आंसर नहीं मिल रहा तो कौन सी क्रिया है, यहाँ पर अकर्मक क्या है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और आज के बाद अब कभी भी अकर्मक और सकर्मक में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। जहाँ क्या होगा, जहाँ एक कर्मक होगा वहाँ कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया, और जहाँ दो कर्म होंगे यानी जिस वाक्य में दो कर्म होंगे वहाँ कौन सी क्रिया होगी, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, पढ़ाया क्रिया हो गई, पाठ कर्म हो गया, अध्यापक ने पाठ कर्म हो गया, तो एक कर्म हो गया। और अगर यही सेंटेंस हो जाता है, अध्यापक ने बच्चे को या छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो अब ये कौन सी क्रिया हो गई, अब यहाँ कितने बच्चे, पाठ पहला कर्म था, दूसरा कर्म बच्चे को आ गया, तो क्या हो गई, ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई। तो अब आपका ये सकर्मक और अकर्मक वाला टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा, आपको अब किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।